हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो हम लोग शुरू करने वाला है यूनिट 7 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। 1991 के बाद में जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह शुरू किया गया था उन सबको हम लोग इसमें बात करेगा। तो चलो चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाला है रैशनल फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया गया तो सबसे पहले था इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट, बीओपी डेफिसिट। रैपिड increase in imports, especially oil, and low export lead to a severe BOP crisis। तो तुमको पहले बताया था कि अगर ये अपना इंडिया है और ये अपना यूएसए, अपना नहीं उन लोगों का, इंडिया अपना है। इंडिया से अगर हम लोग यूएसए में कुछ सामान बेचते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोर्ट। तो इससे क्या होता है, बाहर से पैसा आता है अपने पास, और ये ठीक है, बढ़िया है, बाहर से पैसा आ रहा है। लेकिन अगर अमेरिका से हम लोग कुछ सामान खरीद के लेके आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इम्पोर्ट, मतलब बाहर से चीजें मंगाते हैं हम लोग, और ये ठीक नहीं है। अगर एक्सपोर्ट करेगा तो बाहर का पैसा इंडिया में आएगा, ठीक है, लेकिन इंपोर्ट करेगा तो इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है। तो इससे क्या होता है, बीओपी क्राइसिस होता है। बीओपी डेफिसिट हो रहा था। इसमें क्या होता है, रैपिड इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, स्पेशली ऑयल, एंड लो एक्सपोर्ट्स lead to a severe BOP crisis, depleting foreign exchange reserves. By early 1991, reserves were barely sufficient to finance essential। अब देखो, जब भी हम लोग बाहर से चीजें इंपोर्ट करवाता है तो हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में पैसा देना पड़ता है। मतलब अगर तुम अमेरिका से खरीदेगा तुमको डॉलर में देना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। और उस समय में हुआ ही नहीं करता था, जो एक्सचेंज जो रिजर्व वगैरह था वो था ही नहीं। तो इससे क्या होता था, हम लोग फाइनेंस ही नहीं कर पाता था। जो भी इंपोर्ट हम लोग चीजें करवाता था वो उसको फाइनेंस ही नहीं कर पाता, तो पैसा ही नहीं है, एक्सचेंज रिजर्व्स ही नहीं है। तो ये था एक चीज। तीसरा क्या है, फिस्कल डेफिसिट एंड इन्फ्लेशन। तो राइजिंग डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड परसिस्टेंट इन्फ्लेशन स्ट्रेंड पब्लिक फाइनेंसेस। तो इन्फ्लेशन वगैरह भी काफी हाई था क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर खर्चा वगैरह कर रहा था और लोगों के पास में पैसा नहीं था हाथ में। ये भी था एक चीज। नेक्स्ट क्या है, इनएफिशिएंसी इन पब्लिक सेक्टर, पुअर परफॉर्मेंस एंड हेवी लॉसेस इन मेनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एडेड टू द क्राइसिस। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने का कारण ये भी था कि जो पब्लिक सेक्टर था वो बहुत ही खराब काम कर रहा था। पब्लिक सेक्टर कौन सा, जो भी पीओसीज वगैरह है, काफी हेवी लॉसेस में चल रहा था वो लोग। ग्लोबल प्रेशर्स, द कोलैप्स ऑफ द सोवियत ब्लॉक एंड प्रेशर्स फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक नेसेसिटेड स्ट्रक्चरल चेंज। तो बाहर से भी प्रेशर वगैरह आ रहा था, तो उसकी वजह से भी ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह करना पड़ा। तो अब आता है हम लोग द LPG पॉलिसी। ये क्या है, L से लिबरलाइजेशन, P प्राइवेटाइजेशन, एंड G मतलब ग्लोबलाइजेशन। तो इसको बोलता है हम लोग LPG पॉलिसी। चलो ये क्या है, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हम लोग लिबरलाइजेशन। तो देखो इसमें क्या है, रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस, एंड ऑफ द लाइसेंस राज टू अलाउ मार्केट फोर्सेस टू ऑपरेट। इसमें क्या मेजर्स लिया गया है वो देखो, एबोल्यूशन और रिलैक्सेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू स्ट्रेटेजिक sectors, reduction in tariffs, quotas and other trade barriers, easier access to foreign technology and capitals। का ऑब्जेक्टिव क्या है, increase competitiveness and efficiency, attract foreign investment and boost exports। तो देखो लिबरेशन में क्या हुआ था ना, मेनली जो भी अननेसेसरी कंट्रोल था गवर्नमेंट का और जो भी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह था उनको हटा दिया। इसको मेनली हम लोग एंड ऑफ लाइसेंस राज भी बोलते हैं। टू अलाउ मार्केट फोर्सेस टू ऑपरेट, मतलब बाहर का भी कोई आदमी आके अपना बिजनेस वगैरह लगा सकता है इंडिया के अंदर। ठीक है, इससे पहले ये नहीं था। तो इन सब चीजों को हटाया गया, जितना भी कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शन बिना मतलब का जो था उसको हटा दिया गया। और इसमें क्या क्या चीजें लिया गया, जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था रिलैक्सेशन दिया गया, और जो भी टैरिफ्स कोटास था उन सबको कम किया गया, और जो फॉरेन टेक्नोलॉजी और कैपिटल था उनको भी एक्सेस दिया गया। और ये क्यों किया गया, टू इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस एंड इफिशियंसी, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होता है कि बाहर से भी लोग अपना इंडिया में इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकता है, और उससे क्या होगा, उससे एक्सपोर्ट में बूस्ट आएगा। और इससे देखो अप्रेजल क्या हुआ, मेरिट, इंक्रीज इंडस्ट्रियल आउटपुट, हायर FDI इनफ्लोज, ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर एंड इम्प्रूव्ड कंज्यूमर चॉइसेस। तो इससे फायदा ये हुआ कि अपना जो इंडस्ट्री था अपना, उसके आउटपुट में इंक्रीज देखा गया मिला, और बाहर से जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है उसमें भी बहुत ही अच्छा उछाल देखा गया, और सर्विस सेक्टर उसमें काफी ग्रोथ मिला। इसके बाद कंज्यूमर चॉइसेस, कंज्यूमर के पास में अलग अलग चॉइसेस रहा कि यहाँ से नहीं तो वहां से ले सकता है।
ठीक है। इसका डिमेरिट्स क्या है? रिस्क ऑफ इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, इमरजेंसीज ऑफ प्राइवेट मोनोपोलीज एंड ओकेजनल इनस्टेबिलिटी ड्यू टू मार्केट फोर्सेस। अब क्योंकि अलग अलग बाहर से भी बिजनेस वगैरह इंडिया में आ रहा था, तो उससे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता था, ठीक है, और बड़ा उसके बाद इमरजेंस ऑफ प्राइवेट मोनोपोलीज भी हो सकता था, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो हर एक सेक्टर में घुसना नहीं चाहती, ठीक है, कुछ कुछ सेक्टर में ही है गवर्नमेंट है। तो इससे क्या होता है, अगर तुम लिबरेशन ज्यादा देगा तो जो प्राइवेट मोनोपोलीज है वो ज्यादा बढ़ सकता है। एंड ओकेजनल इनस्टेबिलिटी ड्यू टू मार्केट फोर्स। तो ये था पूरा अपना लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट क्या है अपना प्राइवेटाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मैनेजमेंट ऑफ पीएसयूज टू द प्राइवेट सेक्टर। मतलब जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल पीएसयूज था, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर यूनिट्स था, उसको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब उस अपना जो शेयर्स वगैरह है वो लोग क्या किया, उसको बेच दिया गवर्नमेंट, ठीक है। फुल्ली कंट्रोल जो पीएसयूज था उसको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इसमें क्या हुआ देखो, डिस इन्वेस्टमेंट इन लॉस मेकिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस, जितना भी लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस था उसका शेयर्स वगैरह बेच दिया। रिडक्शन इन द पब्लिक सेक्टर्स रोल टू फोकस ऑन कोर फंक्शन, डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट का क्या, जो भी अपना रोल था इन प्राइवेट सेक्टर्स में, क्योंकि इनको बेच के ये लोग क्या किया, मेनली ये लोग कोर फंक्शन में ध्यान दिया, जो कि डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का मेन काम यही है, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी जो भी पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट वगैरह था फुल्ली, उसको हटा के डायरेक्ट अपना कोर फंक्शन में वो लोग ध्यान दिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था, इंप्रूव इफिशियंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, रेज गवर्नमेंट रेवेन्यू थ्रू एसेट सेल्स। अगर उन पीएसयूज को, मतलब उन कंपनीज को जो भी गवर्नमेंट फुल्ली कंट्रोल कंपनीज था, उनको बेचेगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। तो ये वही हुआ है। इनकरेज प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट एंड इनोवेशन, प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए भी ये चीज लिया गया है स्टेप। अब देखो इसमें मेरिट क्या था, इसमें एनहेंस इफिशियंसी, रिड्यूस फिस्कल बर्डन एंड इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस। इसका डीमेरिट्स क्या था देखो, पोटेंशियल फॉर प्राइवेट मोनोपोलीज, लॉस ऑफ डिविडेंड इनकम फॉर द गवर्नमेंट एंड सोशल कंसर्न्स इन एसेंशियल सर्विसेज। तो ये था इसका डीमेरिट्स और मेरिट्स। चलो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ग्लोबलाइजेशन। अब ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी। मतलब इंडियन इकोनॉमी को किसके साथ मिलाना है, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ मिलाना था। अब इसमें क्या किया गया, रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट टैरिफ्स एंड अदर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, जितना भी रेस्ट्रिक्शन था उन सबको खत्म किया गया। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स, इंक्रीज एफडीआई लिमिट्स। मतलब जो भी, जैसे कि ये बाहर का कोई इंसान है, इंडिया का बाहर का, वो इंडिया में कोई बिजनेस चालू करना चाहता है, ठीक है, तो उसको बोलता है हम लोग एफडीआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। तो उसमें भी नया नया रूल लाया गया कि बाहर का भी इंसान इंडिया में बिजनेस आके कर सकते, तो उसी को बोलते हैं हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एफडीआई। एनकरेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इंटरनेशनल। तो ये था कुछ मेजर्स जो ग्लोबलाइजेशन में लिया गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देखो, एक्सपांड मार्केट एक्सेस फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स। अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन होगा तो क्या होगा, इंडिया से भी अपना प्रोडक्ट वगैरह हम लोग बाहर बेच सकेगा, समझ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, अपना मार्केट बढ़ेगा। बूस्ट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन थ्रू फॉरेन कोलैबोरेशन। अब बाहर से कुछ टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगा, तो उससे क्या होगा, जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मतलब नया चीजें इंडिया में लेके आएगा आदमी लोग, तो उससे अपना मार्केट इंप्रूव होगा। इंप्रूव ओवरऑल इकोनॉमी इफिशियंसी बाय लिंकिंग विद ग्लोबल वैल्यू चेन। ग्लोबल मार्केट से तुम अगर कनेक्ट रहेगा तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी इफिशियंसी बढ़ेगा। तो ये था ऑब्जेक्टिव। अब इसमें मेरिट्स वगैरह देख लेता है। ग्रोथ इन एक्सपोर्ट मतलब बाहर चीजें हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट कर सका। इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हायर टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड एंड ग्रेटर कंपटीशन लीडिंग टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट ईयर डीमेरिट्स में increased vulnerability, global economic fluctuations, widening income inequality and sometimes adverse effects on sectors like agriculture. तो ये था इसका डिमेरिट्स। नेक्स्ट देखते हैं अप्रेजल ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुआ देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म से। इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सेलरेटेड जीडीपी ग्रोथ, मेकिंग इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। एफडीआई इनफ्लोज, बाहर से पैसा आने लगा, ठीक है, बाहर से बिजनेस वगैरह आया इंडिया में, तो इससे क्या हुआ, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एफडीआई, इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एम्प्लॉयमेंट। मार्केट इफिशियंसी, ग्रेटर कंपटीशन लीड टू बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्यूस्ड इनएफिशिएंसी इन सेवरल सेक्टर्स। तो जो प्रोडक्ट्स वगैरह है वो भी क्वालिटी मिलने लगा, ठीक है। ग्रेटर कंपटीशन होगा तो क्या होगा, क्वालिटीज वगैरह इंप्रूव होगा, उससे कस्टमर के लिए अच्छा है, उसको अच्छा गुड्स मिलेगा, प्रोडक्ट्स मिलेगा। इंटीग्रेशन विद ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में हम लोग हाथ से हाथ मिला के और काम कर सकता है,
ठीक है, उनका टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है, अपना इंडिया से प्रोडक्ट वगैरह बाहर भेज सकता है, तो उसको बोलता है इंटीग्रेशन विद ग्लोबल इकोनॉमी। एंड हेंस एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस मतलब बाहर भेजना सामान, एंड इम्प्रूव्ड इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन, और बाहर जो अलग अलग कंट्री वगैरह से उनसे इंटरनेशनल ट्रेड्स वगैरह हम लोग कर सकते। अब हम लोग देखने वाला है ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ है से हम लोग क्या क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस देखने को मिला। तो सबसे पहला था कि इनइक्वालिटी, बेनिफिट हैव बीन इवनली unevenly distributed, urban areas and certain gain more than rural और ट्रेडिशनल। तो ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुआ तो इसमें मेनली जो बेनिफिट हुआ वो किसके हुआ, अर्बन एरियाज में हुआ, ठीक है, और जो रूरल एरियाज और ट्रेडिशनल सेक्टर्स हुए उनमें कुछ खास फायदा नहीं दिखा। सेक्टरल नेग्लेक्ट, सम सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर डिड नॉट बेनिफिट एज मच फ्रॉम रिफॉर्म्स, जैसे कि सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको कुछ खास फायदा नहीं हुआ इन इकोनॉमिक रिफॉर्म से। सोशल कॉस्ट इशूज सच एज जॉबलेस ग्रोथ एंड राइजिंग इकोनॉमिक इनकम डिस्पैरिटीज विद कंसर्न्स अबाउट एडवर्स सोशल इम्पैक्ट्स। नेक्स्ट देखो क्या है, रेगुलेटरी challenges, need for a stronger regulatory reforms to prevent monopolistic practices in the private sector। तो कोई सेक्टर में मोनोपोली ना हो जाए, मतलब कोई सिंगल प्लेयर निकल के ना आ जाए, तो इसके लिए भी कुछ रेगुलेटरी लेके आना जरूरी था और इस पे भी काम करना जरूरी था।